आप सभी को नमस्ते। मैं रुबिका फातिमा लियाकत आज 32 दिनों के बाद आप लोगों के सामने हुंकार में मौजूद हूं। ये वक्त बुरा है, बहुत बुरा है, और इसका एहसास मुझे भी इन 32 दिनों के दौरान हो गया। इन 32 दिनों के दौरान अस्पताल ही मेरा दूसरा घर बन गया था, क्योंकि मेरी माँ एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस से लड़ रही थी। वो खूब लड़ी, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। लेकिन माँ की इस लड़ाई में आपको पता है सबसे मजबूत किरदार किसने निभाया? अस्पताल के डॉक्टर्स ने, जिन पर मैंने आंख मूंद कर भरोसा किया। हम तो कई बार उम्मीद छोड़ देते थे, लेकिन डॉक्टर्स आखिरी वक्त तक उम्मीद नहीं छोड़ रहे थे और छोड़ते भी नहीं हैं। लेकिन डॉक्टर्स की इस सेवा के बीच आज एक परेशान खबर सामने आई। जब हम ये सोच रहे थे कि हुंकार किस विषय पर होनी चाहिए, तो ये जो साथ में मेरे तस्वीर चलती है हुई आपको दिखाई दे रही है, श्री पारस अस्पताल की। इसमें जो कुछ भी डॉक्टर ने किया है उसने हम सबको परेशान किया। आगरा के इस श्री पारस अस्पताल के संचालक का एक वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में वो ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने जानबूझकर मरीजों को जो ऑक्सीजन दी जा रही थी उसकी सप्लाई रोक दी। आप सोच सकते हैं, मैं फिर कह रही हूं 32 दिन अस्पताल में थी। एक सेकंड के लिए, मेरी मां भी वेंटिलेटर पर थी, एक सेकंड के लिए भी अगर ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती, खुदा ना खास्ता जो दिन मुकर्रर था उससे पहले कुछ हो जाता। यह किया गया श्री पारस अस्पताल में, और ऐसा करने से 22 मरीज छट गए, ये कह रहा है संचालक। कोई अस्पताल ये कैसे कर सकता है? मरीजों के विश्वास को कैसे तोड़ सकता है? इस मामले में यूपी सरकार ने अस्पताल को सील करने की कार्रवाई शुरू कर दी, और वो भी तब जब एबीपी नेटवर्क, एबीपी गंगा की रिपोर्ट लगातार ऑन एयर होती रही। आगरा की यह घटना राजनीतिक रंग ले चुकी है। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार में मानवता और ऑक्सीजन दोनों की भारी कमी है। दूसरी तरफ बीजेपी राजस्थान में 5 साल की एक बच्ची के पानी की कमी से मौत हो जाने पर राहुल गांधी से सवाल पूछ रही है, और आज के हुंकार इसी मुद्दे पर। लेकिन मैं चाहती हूं इस रिपोर्ट को आप देखें, आंख और कान खोल कर देखें। चढ़ गए 22 मरीज, तुरंत खोल दिए। उसका जांच आ रहा है, जांच जैसे उसका कंप्लीट हो जाएगा बता देंगे। कलंकित करने वाला मामला सामने आया कि इनको प्रशासन पूरा बचाने की कोशिश करे। क्या आगरा के पारस अस्पताल में मॉक ड्रिल के नाम पर 22 मरीजों की जान ले ली गई? ये खौफनाक बात कोई और नहीं बल्कि खुद अस्पताल के संचालक कर रहे हैं। एक वायरल वीडियो में पारस अस्पताल के संचालक डॉक्टर अरिंजय जैन दावा कर रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी होने पर कुछ देर के लिए सप्लाई रोक दी गई। बताया जा रहा है कि ये वायरल वीडियो 28 अप्रैल का है। जिनकी ऑक्सीजन बंद हो सकती है, जो बिल्कुल ही डेडलाइन पे है। एक ट्रायल मार दो दोपहर में, एक मॉक ड्रिल करके देख लो, समझ जाएंगे कौन सा मिलेगा कौन सा नहीं मिलेगा। सही बात है, सही बात है। एक मॉक ड्रिल करी हमने सुबह 7 बजे, मॉक ड्रिल हुई, सब दोषी बन गए। ये किसी पता नहीं, ये मॉक ड्रिल कराई, शून्य कर दिए सबके। फिर चढ़ गए 22 मरीज, तुरंत खोल दिए। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद अस्पताल के संचालक मरीजों की छटाई का दूसरा मतलब समझा रहे हैं। आगरा प्रशासन भी ऐसी घटना से इनकार कर रहा है। हमने 7 नहीं कहा है, मैंने ये कहा कि 7 बजे मॉक ड्रिल की गई, जिसमें 22 मरीज छट गए। छट गए माने वो मरीज थे जो बहुत क्रिटिकल थे, जो हाई फ्लो पर थे, बाईपैप पर थे, वेंटिलेटर पर थे, जिनकी ऑक्सीजन से बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता था। यह जो 22 यहाँ दिखाया जा रहा है, प्राइमरली यह संख्या वैसे पेशेंट्स हैं वहाँ जो उनके क्रिटिकल हैं, क्योंकि पारस हॉस्पिटल में आईसीयू के लिए काफ़ी उनके पास बेड्स थी और काफ़ी उनके पास आईसीयू के पेशेंट्स इस तरह के थे। अतः इस बात में कि 22 लोगों की डेथ हुई कोई सत्ता नहीं है, लेकिन फिर भी आज जो वीडियो कुछ प्रचारित किया जा रहा है इसको ठीक से एक बार अध्ययन कर लिया जाएगा और इसमें जो भी आगे कार्रवाई किया जाएगा। इस घटना को लेकर कांग्रेस को बीजेपी पर निशाना साधने का मौका मिल गया है। प्रशासन भले ही ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरीजों की मौत से इनकार कर रहा है, लेकिन राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी की सरकार में ऑक्सीजन और मानवता दोनों की भारी कमी है।
प्रियंका गांधी ने भी पूछा कि आगरा की घटना का जिम्मेदार कौन है। कलंकित करने वाला मामला सामने आया है कि कैसे आगरा के एक अस्पताल में 22 लोगों की इसलिए मौत हो गई क्योंकि उनके ऊपर मॉक ड्रिल हो रही थी। क्या जिन लोगों की सांसें ऑक्सीजन, कृत्रिम ऑक्सीजन पर निर्भर हैं, उनके साथ ऐसा भद्दा मजाक किया जा सकता है? इस मॉक ड्रिल के चलते जिन 22 लोगों की मौत हुई उसका हिसाब कौन देगा? ये एक शिकायत आया था कि वहाँ पर ऑक्सीजन देने में कोई कमी आई थी, पारस हॉस्पिटल नाम है, उसका जांच आ रहा है। जांच जैसे उसका कंप्लीट हो जाएगा बता देंगे। कांग्रेस जहां आगरा की घटना को लेकर बीजेपी को घेर रही है, वहीं बीजेपी राजस्थान के जालौर की घटना को लेकर कांग्रेस सरकार पर सवाल उठा रही है। जालौर के रानीवाड़ा में पानी नहीं मिलने से 5 साल की मासूम बच्ची ने दम तोड़ दिया और बच्ची की बुजुर्ग नानी बेहोश हो गई। ये घटना रविवार की है। मासूम अंजलि सिरोही से रानीवाड़ा इलाके में अपने घर आ रही थी। बस नहीं मिलने की वजह से दोनों पैदल ही जा रहे थे। तेज गर्मी में करीब 20 से 25 किलोमीटर पैदल चलने के बाद पानी नहीं मिलने से बच्ची की मौत हो गई। इस घटना को लेकर सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने गहलोत सरकार पर निशाना साधा। जावड़ेकर ने ट्वीट किया, 9 घंटे तक पीने का पानी न मिलने के कारण हुई एक बच्ची की मृत्यु बेहद शर्मनाक घटना है। इसके लिए राजस्थान सरकार जिम्मेदार है। सोनिया, राहुल, प्रियंका अब चुप क्यों हैं? आरोप प्रत्यारोप के इस खेल में नेता फ्रंट फुट पर हैं और जनता बैक फुट पर। और जो खास मेहमान मेरे साथ यहाँ हुंकार में जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करवा देना चाहती हूँ। सुप्रिया श्रीनेत जुड़ चुकी हैं, जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। सुप्रिया श्रीनेत, बहुत बहुत स्वागत है आपका। संजीव उनियाल जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत स्वागत है संजीव जी आपका। घनश्याम तिवारी इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। घनश्याम जी, स्वागत है आपका। राजीव रंजन जी, प्रवक्ता है जेडीयू के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव जी, वेलकम। और डॉक्टर डी के गुप्ता इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं, फेलिक्स अस्पताल नोएडा के। डॉक्टर गुप्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अभिज्ञान प्रकाश, नेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट, आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिख रहे हैं, आपका भी स्वागत है अभिज्ञान। शुरुआत सुप्रिया मैं आपसे करना चाहती हूं और सीधा सवाल मेरा ये है, राहुल गांधी का जो ट्वीट है, आई वांट टू अंडरस्टैंड दैट ट्वीट। बीजेपी सरकार में ऑक्सीजन और मानवता की कमी, बीजेपी सरकार में मानवता की कमी तो कहीं भी हो सकती है, बीजेपी सरकार से कनेक्शन कैसे? धन्यवाद रुबिका जी। और मैं सबसे पहले तो आपको और आपके परिवार को जरूर संवेदनाएं व्यक्त करना चाहती हूँ। हमारी पहले भी बात हुई है, लेकिन किसी भी अभिभावक का खोना बड़ा दुखद होता है और मैं ईश्वर से आशा और प्रार्थना करती हूँ कि आपको मजबूती दे। शुक्रिया। मैं उसके अलावा एक बात जरूर कहूंगी, उत्तर प्रदेश में, और क्योंकि मैं वहां से आती हूँ, मुझे वहां की चीजें बहुत प्रभावित करती हैं क्योंकि वो मेरा गृह क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश में जब ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे थे, तब सूबे के मुख्यमंत्री डॉक्टरों को ये धमकी दे रहे थे कि अगर इसके बारे में बात करी तो तुम पर एनएसए लगा देंगे। तब सूबे के मुख्यमंत्री धमकी दे रहे थे और ऑर्डर इशू हो गया था कि प्रॉपर्टी जब्त हो जाएगी। तब 14 डॉक्टर्स ने उन्नाव के एक साथ रिजाइन कर दिया था कि हम इस तरह से काम नहीं कर सकते हैं। कानपुर के डॉक्टर को डीएम ने जेल में डाल दिया था ऑक्सीजन की कमी की बात करने के लिए। और उसके बाद हमने जो मानवता का भद्दा मजाक देखा, और मैं सच में आपसे कहती हूँ कि कर्मकांड के अनुसार जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी रुखसती बड़े ढंग से, इज्जत से करी जाती है। जिस तरह से हमने गंगा में मूक लाशें देखी, 3 दिन बाद उनमें से रामनामी खसोटते हुए देखी, मुझे लगता है कि किसी का भी जो कॉन्शियस होता है वो झकझोर कर रख दिया इन दृश्यों में। और झकझोर कर इसलिए रख दिया क्योंकि महामारी से अगर मौत होती तो आप एक मिनट सांत्वना दे सकते हैं, बीमारी से किसी को मौत होती आप कह सकते हैं ईश्वर को ये मंजूर था। लेकिन अगर सरकार की विफलताओं से, सरकार की उदासीनता से, सरकार की नाकामी से अगर मौत होती है तो आप क्या कहिएगा? आप परिवारों को, परिजनों को, मित्रों को, सहकर्मियों को क्या कहिएगा? और हम सब ने किसी ना किसी को इस महामारी में विफलताओं के कारण खोया है और इसलिए ये सवाल वाजिब और सवाल पूछा जाएगा। ठीक है राजीव रंजन जी, जरा इस बात पर आप काउंटर करने की अगर कोशिश करें तो सुप्रिया श्रीनेत कह रही है कि ये सिर्फ एक मसला नहीं है ना, तादाद में ऐसे उदाहरण देखने को मिले हैं, तादाद में ऐसी चीजें देखने को मिली है जिसकी वजह से राहुल गांधी ने ये ट्वीट किया है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस हर मसले को जिस तरह से ये लोग सियासत का बदरंग चेहरा बनाते हैं, मुझे लगता है इससे कहीं ना कहीं उन मृतकों के परिजनों को क्या पीड़ा होती है ये शायद ये नहीं समझ पाते। अगर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और हम सब अगर ये कहें कि पारस के प्रबंधन से पूछा जाए और अगर उन्होंने इसे कबूल नहीं किया है तो एक निष्पक्ष जांच हो, पारस या पारस जैसे
तमाम बड़े वैसे समूह जिनके जरिए अस्पतालों का संचालन हुआ है, अनेक जगहों पर लापरवाहियां हुई हैं और ये सरकारी अस्पताल का मामला नहीं है, पूरी तरह से निजी क्षेत्र का मसला है। इसीलिए ऐसे सवालों पर अगर जिसने ये आपराधिक कृत्य किया है उसकी बजाय नरेंद्र मोदी जी, योगी जी, राहुल गांधी जी, मुझे नहीं लगता इससे किसी को न्याय मिल पाएगा। अगर केवल हम लोगों को स्कोर केवल बढ़ाना है अपने अपने नेताओं की दृष्टि से, नेताओं के नजर में, तो ये समाधान नहीं है और ये कहीं से भी आपदा का धर्म नहीं। मुझे लगता है इस तरीके की बहस से आप उन लोगों को ज्यादा दुख पहुंचा रहे हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व खोया है। और मैं, रूबिका जी, चूंकि आपने सवाल सीधे पूछा, आप खुद जानती हैं जिस दुख को आपने झेला है, शायद जीवन में आप इससे उबर नहीं पाएंगे। किसी भी स्वजन और अपनी मां को खोना, मुझे लगता है इससे बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता है। और जिन लोगों ने भी अपने परिजनों को खोया है उनके लिए समान परिस्थिति। ठीक है राजीव जी, मैं आपकी बात से इसे लेकर अग्री करती हूँ कि उन लोगों के लिए बड़ा, सुप्रिया जी समझ रही हैं आप कि इसमें जब राजनीति आती है ना तो बहुत दुख होता है। एक डॉक्टर है जिसने ये कृत किया है, संचालक है इनफैक्ट जिसने ये कृत किया है, उसने कहा कि ऑक्सीजन बंद कर दो, मॉक ड्रिल करते हैं। इसमें जब राजनीति आती है तो फिर ज्यादा दुख होता है। नहीं रूबिका जी, मैं बहुत रिस्पेक्ट जाती है मॉक ड्रिल, मैं बिल्कुल कहती हूँ जिसने ये काम किया है वो कलंक है समाज के नाम पर, उसको तो जितनी कड़ी से कड़ी सजा मिले कम है। लोगों ने अपने परिजनों को खोया क्योंकि इस बंदे ने मॉक ड्रिल किया है। उन लोगों के साथ मॉक ड्रिल जिनकी कृत्रिम सांसें उन ऑक्सीजन पे चल रही थी जो मिल रहा था। इसके साथ तो जितना ये विभक्त दिमाग का आदमी है इसके साथ बहुत बुरा भगवान करेगा, कानून तो करेगा ही। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ, क्या प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन मिल रहा था अस्पतालों को? क्या ऑक्सीजन की बेड में 36% गिरावट नहीं हुई थी सितंबर 2020 से लेकर जनवरी 2021 तक? और अगर नहीं हुई थी तो ये डिबेट का कोई मायना नहीं है, लेकिन हुई थी। 36% संजीव उनियाल हुई ऑक्सीजन बेड पर। ओके, संजीव उनियाल जी। रूबिका जी, सुप्रिया श्रीनेत कह रही हैं कि ऑक्सीजन की कमी नहीं थी क्या? जननी का, हाँ रूबिका, सर्वप्रथम जननी का बिछुड़ जाना बालिका से, चाहे वो जितनी बड़ी, जितनी सक्सेसफुल, जितनी जबरदस्त एंकर हो, पूरे भारतवर्ष क्या पूरे संसार में जिनकी टंकार बजती हो, अगर उनकी भी माताश्री चली जाती हैं या माताश्री की आंखों के सामने, वो रूबिका आज भी एक छोटी सी बच्ची मात्र थी। हम सब श्रद्धांजलि देते हैं। मैं सारे पैनलिस्ट के बिहाफ पर सबने अपनी अपनी बात रखी और पूरे भारतवर्ष की तरफ से आपको करोड़ों लोगों ने श्रद्धांजलि दी, हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। शुक्रिया सर। उसी से लिंक लगभग दर्द को जब आपने उसको टच किया, उसको संवेदनशीलता के साथ आज अपने चैनल पर बताया, तो आपका दर्द जो है आपकी आवाज के साथ, वो दृढ़ आवाज और वो दमदार आवाज के साथ वो एक दर्द भी नजर आता था। तो क्या 22 लोगों का वो दर्द नजर नहीं आता? क्या हम सबको, एक एक व्यक्ति को नजर आता है? उस दर्द के पीछे अगर किसी राजनीतिक पार्टी को लिया जाता है, राजनीतिक पार्टी के बैनर को खास तौर से टांगा जाता है, उस दर्द के पीछे उन 22 लोगों की मां, बेटी, बहन, भाइयों का दर्द, उन सबका दर्द है। किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी व्यक्ति उसके लिए रिस्पॉन्सिबल, एक पारस के हॉस्पिटल के मालिक के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसकी हो सकती है अगर क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस की बात करें, परंतु आपको लगता है कि हिंदुस्तान में, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होगी, मेरे उस दर्द को समझा। मैं नहीं, ठीक है, पर ये कोविड का ये जब आक्रमण हुआ था उसके पहले फेज में, संजीव जी सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं ये कह रही हूँ उस पहले फेज में भी इस अस्पताल ने अनियमितता की थी। अब अगर ऐसे में प्रशासन ने इसे छूट दे दी तो सवाल तो उठेंगे ना। वो बिल्कुल ठीक है आपकी बात, पर अगर किसी खास पॉलिटिकल पार्टी को इसके लिए दोषारोपण किया जाए तो क्या राजस्थान के वो गड्ढे भूल गए जिसमें कि पूरी कोविशील्ड कोरोना वायरस से बनने वाला भारतीय वैक्सीन, जिसने जिंदगी में, जब इनका 70 साल का किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का राज था, तो आपको पता है कि वैक्सीन 10-10 साल के बाद यहां पर आनी शुरू होती थी, क्या वो भूल चुके हैं? और इन्होंने राजस्थान के उन गड्ढों में
उन वैक्सीन को लगाया और वेस्ट किया। और ऐसे ही अमरिंदर सिंह की सरकार ने पंजाब, जो ट्वीट करने वाले लोग वो देखते नहीं क्या, अमरिंदर सिंह की सरकार ने, पंजाब की सरकार ने क्या किया, प्राइवेट वाले कोटे को बेचकर 10 साल बाद वाली वैक्सीन में बस मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ, मुझे पता है आप अपना पूरा होमवर्क करके आते हैं संजीव उनियाल, लेकिन प्लीज 10 साल तो पूरे रिसर्च को लगते ही लगते हैं किसी भी वैक्सीन के। ये तो कोरोना का टाइम है जब पहली बार वो 10 साल का जो पूरा का पूरा टेन्योर है उसे कम करके और वैक्सीन आई है, वरना 10 साल तो इंतजार करना ही पड़ता है। 1 साल में, ठीक है। सुप्रिया शनेत कुछ कहना चाह रही? हाँ, मैं रिसर्च की बात नहीं कर रहा। नहीं रूबिका, मैं रिसर्च की बात नहीं कर रहा। एक बार क्लैरिफाई करता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, 1 मिनट मैं जरा क्लैरिफाई कर दूं, मुझे गलत कोट किया गया। रूबिका, मैं ये कह रहा हूं कि जब पूरे यूरोपियन कंट्रीज में 10 साल तक वैक्सीन लग जाता था डिप्थीरिया का, स्मॉल पॉक्स का, चिकन पॉक्स का, उसके बाद हमें जो है वो दान में दिया जाता था। जब पूरे संसार के अंग्रेजों को 10 साल वैक्सीन लग जाता था, आज हमने 23 करोड़ लोग, फास्टेस्ट वैक्सीनेशन लग चुका है इस देश के लोगों। ओके, सुप्रिया शनेत, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, आपको विपक्ष पर, आप संघ से हैं, जितना हमला बोलना है बोलिए, लेकिन हाथ जोड़ के निवेदन है कि यहाँ के डॉक्टर्स, यहाँ के साइंटिस्ट की ऐसी बेइज्जती, ऐसी अवमानना मत करिए। सरकार के दृढ़ निश्चय और उनके साइंटिफिक प्रोग्रेस के चलते हमने टीबी पर, कॉलेरा पर, चेचक पर, पोलियो पर, स्मॉल पॉक्स पर, किन किन बीमारियों पर विजय नहीं पाई है। उनके योगदान को इस अवमानना में मत लाइए। आपको विपक्ष से लड़ना है, लड़िए विपक्ष से, लेकिन उनको बेइज्जत मत करिए। जब आप ये करते हैं तो आप इस देश के डॉक्टर्स और साइंटिस्ट को बेइज्जत करते हैं। सरकार का दृढ़ निश्चय था, लेकिन उनका पूरा योगदान था जिसके चलते इन बीमारियों पर विजय पाई गई। मैं ये कहना चाहती हूँ, आपको हमसे लड़ाई करनी है, आप करिए, लेकिन गलत कोट मत करिए। और सर, मैं आपसे एक बात और बता देना चाहती हूँ, हिंदुस्तान के 4 करोड़ 66 लाख लोगों को, 4 करोड़ 66 लाख लोगों को महज जो 3.5% से कम है, अभी डबल डोज लगी है। सिंगल डोज ज्यादा लोगों को है, लेकिन डबल डोज के बिना वैक्सीनेशन से सुरक्षा नहीं हो सकती है। ये एम्स की स्टडी ने प्रूव किया, ये मेरा कहना नहीं है। ओके, घनश्याम तिवारी, मैं चाहती हूँ ओपनिंग रिमार्क दें आप। संजीव उनियाल साहब, मैं आप काउंटर कीजिएगा, पर 2 और मेहमान मेरे, उसके बाद मैं आपको मौका दूंगी। घनश्याम तिवारी। रूबिका जी, सबसे पहले मैं आपकी स्वर्गीय माता जी को श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। मुझे जरूर उनको आपके हर काम पर फख्र होगा, आपके क्षमता पर फख्र होगा, आपके नेतृत्व पर फख्र होगा। जहाँ तक देश में वर्तमान स्थिति है, अगर आज के का अखबार देखिए तो सरकार ने आंकड़ा प्रस्तुत किया है कि 3000 से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने माता पिता दोनों को खो दिया है। 26,000 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अप्रैल 20 से अब तक अपने माता या पिता को खो दिया है। ये आंकड़े अधूरे हैं। अगर लैंडसेट की रिपोर्ट आप को कोई भी तवज्जो देती हैं, जो कहती है कि 10 लाख लोगों की जानें गई होंगी और उसमें से 20% भी पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे स्कूल जाते होंगे, तो 2 लाख होते हैं। कम से कम 4 लाख ऐसे बच्चे होंगे, अगर उनके अमूमन 2 बच्चे हैं, 4 लाख ऐसे बच्चे होंगे जो स्कूल जाते होंगे जिन्होंने माता या पिता या दोनों को खोया है। तो सरकार अभी भी आधे अधूरे आंकड़ों पर काम कर रही है, और ये आंकड़ा भी सरकार को जब प्रस्तुत करना पड़ा, ये दबाव में प्रस्तुत करना पड़ा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सरकार ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर भी सतर्क नहीं है, सजग नहीं है, प्रोएक्टिव नहीं है। जहां तक आगरा के अस्पताल का की बात है, हम बड़ी बड़ी बातें कह सकते हैं, जैसे संजीव उनियाल जी भले ही बहुत अच्छे से तैयारी करके आते हो, लेकिन इस चैनल पे इन्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। जब ये कहते हैं 70 साल से किसी एक की सरकार थी, पिछले 25 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी भी अन्य पार्टी की सरकार से ज्यादा रही है केंद्र में। तो इस तरह की झूठ को गढ़ना नहीं चाहिए, इससे राष्ट्र का संवाद खराब होता है। सच्चाई ये है कि आज देश की जो स्थिति है उसमें वैक्सीन को लेकर के सरकार के कार्यक्रमों के चलते देश की लड़ाई कमजोर हुई है। मैं फिर आपको कह रही हूँ कि इस वक्त ये जो कोरोना महामारी है, इससे हम सब जूझ रहे हैं, कमी पेशी है, उसे पूरा करने की कोशिश की जा रही है। मैं कह रही हूँ ये श्री पारस अस्पताल का संचालक अगर किसी तरह की क्रूरता करता है तो इसमें आप एक सरकार को कैसे दोषी ठहरा रहे हैं, मुझे वो जस्टिफाई कर दीजिए। जरूर। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बीजेपी, कांग्रेस, ये वो, 2 तरीके से कैसे जस्टिफाई? पहली बात कि सरकार के नियंत्रण में अस्पताल रहते हैं। सरकार का कोई एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म होना चाहिए ये जानने का कि जो मरीज जहां जा रहे हैं, अगर उनको लाखों रुपए लिए जा रहे हैं, जो मिश्रा जी की कहानी सामने आई थी बनारस से, वो क्या मामला था? अस्पताल द्वारा ठगी का मामला था। क्या सरकार ने उसका संज्ञान लिया कि नहीं लिया? जो कि प्रधानमंत्री जी उनके साथ तस्वीर लगा रहे थे अपनी। तो सरकार की जिम्मेदारी है कि मरीजों से पूछें कि ऐसी आपदा में आपके साथ निजी अस्पताल हो या सरकारी अस्पताल हो, तो वो तो कर रहे हैं ना भाई। आगरा के उस अस्पताल को सील कर दिया गया ना घनश्याम तिवारी जी।
जब उसके बाद उसकी धरपकड़ शुरू हो गई ना, ये तो हो गया। अभिज्ञान प्रकाश, ठीक है घनश्याम जी, एक सेकंड रुक जाइए, और उसके बाद डॉक्टर डी के गुप्ता आपका रुक होगा। अभिज्ञान, मुझे ये बताइए कि जहां कहीं कमी है, मैं कह रही हूँ संचालक की हालत खराब करनी चाहिए, इसे सलाखों के पीछे छोड़ना चाहिए, क्या इसको आकर बीजेपी प्रशासन ने या बीजेपी के नेताओं ने कहा कि भाई ऐसा कर, तू मॉक ड्रिल कर? फर्स्ट ऑफ ऑल गॉड ब्लेस यू रूबिका, सीधे पॉइंट पे आते हैं। देखिए, हम सब ये जानते हैं और ये वाइडली रिपोर्ट हुआ कि किस तरह से हॉस्पिटल्स ने मनमानी की, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और इंपॉर्टेंट क्या है यहां पर, मैं अग्री करता हूं आपसे, इंपॉर्टेंट कांग्रेस बीजेपी नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि अब आप आइडेंटिफाई करिए, पहचानिए और सेट एन एग्जाम्पल ऑफ पनिशमेंट, सेट एन एग्जाम्पल ऑफ पनिशमेंट उन अस्पतालों के लिए जिन्होंने इस आपदा में, विपदा में, त्रासदी में इस तरह की हरकतों की अनुमति दी, क्योंकि ये प्राइवेटाइज्ड हेल्थ केयर है और मुझे कहने में 1% भी हिचकिचाहट नहीं है कि ये बिजनेस मॉडल पे ऑपरेट करता है, अर्थात पैसे कमाने के व्यावसायिक मॉडल्स पर ऑपरेट करते हैं, पैसे कमाने के मॉडल पर। एक प्राइवेट अस्पताल के संचालक इस वक्त हमारे साथ यहाँ बैठे हुए हैं, फिलिक्स अस्पताल के डॉक्टर डी के गुप्ता। सर, चारों तरफ से उंगलियां आपकी तरफ है, नॉट जस्ट यू, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ पर्सनल लेवल पर, आपके लिए आपकी सोशल सर्विस को सबने देखा है, पर ये जो प्राइवेट कहते हैं ना कि अस्पतालों ने जो एक मॉडल तैयार कर लिया है, ऐसा कैसे कोई सोच सकता है कि छांट दो, बंद कर दो 5 मिनट के लिए, सुबह 7 बजे ऑक्सीजन, इतना क्रूर चेहरा जिन्हें हम भगवान कहते हैं। रूबिका जी, पहले तो मैं अपनी तरफ से, सारे देशवासियों की तरफ से आपकी पूज्य माता जी की हार्दिक श्रद्धांजलि हम लोग अर्पित करते हैं। और आपसे मेरी बातचीत होती रही थी, उस समय याद होगा आपको, आप किन परिस्थितियों में गुजर रही थी और शायद आपने कई दिनों से मुझसे बात ही नहीं करी, बस आप इस स्थिति में नहीं थी कि किसी से भी बात कर सकें। तो मैं समझ सकता हूँ कि अपनों को खोने का डर क्या होता है, अपनों को खोने का दर्द कितना होता है, और चाहे जो मरीज 22 मरीजों की मृत्यु हुई है, उनके परिजनों की क्या हालत होगी, क्या उनकी मन स्थिति होगी, किस तरह से वो अपने आप को दोष दे रहे होंगे कि क्यों मैं इस अस्पताल में लेके गया। तो इस घटना की जितनी भर्त्सना करी जाए, जितनी निंदनीय है, ये घोर पाप है और इसके लिए अक्षम्य है ये, इसके लिए जो कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, सो दैट एक सही, मैं बोलूंगा हमारे जो अभिज्ञान जी से, कि ऐसा एक कुछ हम लोग एग्जाम्पल सेटअप कर रहे हैं कि दोबारा कोई इस तरह की हिमाकत ना कर सके, उसकी रूह को आप जाए अगर इस तरह का कोई इंसिडेंट होता है, ऐसा कोई होता है। तो इसमें हम लोग कोई सपोर्ट नहीं करते किसी प्राइवेट हॉस्पिटल को, किसी पब्लिक सेक्टर को, बट डेफिनेटली कहीं ना कहीं सरकार को, प्राइवेट सेक्टर को मिलकर काम करना पड़ेगा, बिकॉज इतनी बड़ी जनसंख्या 140 करोड़ की, इसमें अकेले सरकार पूरी नहीं, पर ज्यादातर पैनलिस्ट ये कह रहे हैं ना कि मिलकर काम नहीं, प्राइवेट अस्पतालों पर लगाम लगानी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से पैसा छापने की मशीन बन गए हैं प्राइवेट अस्पताल, कि अगर एक प्राइवेट अस्पताल में किसी तरह की क्रूरता होती है, जैसी आगरा के श्री पारस अस्पताल में, संचालक खुद कैमरे पर मोबाइल रिकॉर्डिंग में ये कहते हुए पकड़ा गया है कि ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, तो क्या करते? तो हमने मॉक ड्रिल कर दी, छट जाएंगे लोग, जिनको मरना होगा मर जाएंगे, जिनको जीना होगा जी जाएंगे। हालांकि शब्दों का चयन ऐसा था कि आज की तारीख में आप ये नहीं कह सकते डॉक्टर मुकर रहा है, वो संचालक मुकर रहा है, वो क्या कह रहा है, छटने का मतलब ये कि ये ज्यादा सीरियस पेशेंट है। बहरहाल इस पर आज बहस हो रही है, क्योंकि राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिया है, प्रियंका गांधी सरकार को घेर रही हैं। अभी इस वक्त जो खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, उनके सामने सवाल यही है कि आप और हम जब अस्पताल के चक्कर लगा रहे हैं, तब राजनीति कितनी जायज़ है। सुप्रिया श्रीनेत, राजनीति इसलिए भी यहाँ पर हुई क्योंकि राजस्थान में एक 6 साल की बच्ची अपनी 60 साल की नानी के साथ इतना लंबा चली कि प्यास से मर गई। क्या ये ऐसा ट्वीट जो राहुल गांधी ने किया है, वैसी अगर रेप्लिकेट करते हुए बीजेपी की तरफ से लिखा जाता कि कांग्रेस शासन में मानवता की कमी देखी गई, कोरोना के टाइम में ये सब हो ही रहा है, आरोप आप पर ये भी लग रहे हैं कि क्यों राजस्थान में दिखाई नहीं दे रहा है, वहां भी तो एक मासूम बच्ची की मौत हुई। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि उसकी मौत बड़ी दर्दनाक है, और एक 5 साल की बच्ची, एक माँ होने के नाते मुझे लगता है बहुत ही दर्दनाक मौत है, डिहाइड्रेशन से हुई। लेकिन उसमें इंक्वायरी भी हुई और ये तथ्य भी सामने आया है कि और
वैसे भी दर्दनाक है कि वो कच्चे रास्ते से अपनी बेटी के यहाँ जा रही थी, महिला की स्थिति, मानसिक स्थिति अस्थिर है, उसके परिवार वाले उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे और सरकार उसका पूरा भरण पोषण उठाएगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये कंपेरेबल सिचुएशन नहीं है, जो वहां पे हुआ वो दुखद था, लेकिन मैं सिर्फ एक ये सवाल पूछना चाहती हूँ, जब लोग कह रहे हैं राजनीति, तो क्या जब 22 लोगों की मौत की खबर आए तो हम लोग अपने मुंह पर चुप बन के बैठ जाए, क्योंकि हमें तो इस पर बोलना ही नहीं चाहिए? या हम दो सवाल उठाएं, हम ये पूछे कि मोदी जी ने जब प्रधानमंत्री पहली बार बने थे सही बात करी थी, उन्होंने कहा था हर जिले के मेडिकल सुविधा को अपग्रेड किया जाएगा, 718 जिलों को चिन्हित किया गया था, उसमें से मात्र 75 जिलों में इस पर काम शुरू हुआ और अब संसद में कह दिया गया कि यह योजना बंद हो गई। उन्होंने पहले ही पीएम बनते ही 2014 में कहा था 15 एम्स बनाए जाएंगे, अभी तक एक भी एम्स क्रियान्वित नहीं हुआ है। जुलाई 2020 में गृह मंत्री अमित शाह जी ने आईटीबीपी के अस्थायी मेडिकल सेंटर का उद्घाटन किया था, 10,000 बेड का अस्पताल था, बड़ी सुविधा इससे मिलती। 27 फरवरी को इस साल उस सेंटर को बंद कर दिया गया और ये उस समय काम आ सकता था दूसरी लहर के दौरान। उनियाल, अब इसका जवाब आपको देना है कि ये सवाल जो उठे वो तो जायज है ना कि भाई आपने जो वादे किए थे वो वादे अब तक पूरे होते हुए क्यों नहीं दिख रहे हैं, लेकिन आप अपनी बात कहें उससे पहले सुप्रिया जी एक सेकंड संजीव जी एक सेकंड सुप्रिया जी, लेकिन यही संवेदना जो इस वक्त आप प्रकट कर रही है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, राजस्थान के केस में ये संवेदना क्यों नहीं प्रकट होती, वो उत्तर प्रदेश के केस में ही क्यों प्रकट होती है? नहीं, मैं इस बात से वाकया इसलिए नहीं रखती हूँ क्योंकि संवेदना प्रकट करना और जहां पर ये दर्दनाक मौत हुई है, जरूर हुई है, लेकिन ये सरकारी विफलता का नतीजा तो नहीं है ना, ये सरकारी विफलता का नतीजा नहीं। जहां पर सरकार की विफलता के चलते प्रियजनों की जान जाएगी, रूबिका जी, उसमें मीडिया भी सवाल उठाएगा, उसमें विपक्ष भी सवाल उठाएगा, उसमें सिविल सोसाइटी और सुप्रीम कोर्ट भी सवाल उठाएगा। वही तो पॉइंट है सवाल उठाया जा रहा है कि श्री पारस अस्पताल के संचालक का मॉक ड्रिल के चलते, मॉक ड्रिल करना, ऑक्सीजन सप्लाई को बंद करना, वो विफलता कैसे है, कैसे, मतलब मैं बताती हूँ। वो विफलता इसलिए है रूबिका जी क्योंकि सीरो सर्वे आया था, पार्लियामेंट की स्थायी कमेटी ने कहा था, एक्सपर्ट और एडवाइजर ग्रुप ने कहा था कि सेकेंड वेव आने वाली है, प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए होगा। हमने 9 महीने का विलंब किया ऑक्सीजन प्लांट बनवाने में। इसके लिए तो जिम्मेदार सरकार है ना, पूछना तो पड़ेगा ना। ओके, राजीव रंजन जी, विपक्ष सवाल नहीं पूछेगा तो क्या करेगा? सेकेंड वेव आ रही थी, आपकी तैयारियां कहाँ थी? मैंने आपके चैनल पर कहा है कि दूसरी लहर के पूर्वानुमान में पूरे तंत्र से गलतियां हुई। केंद्र सरकार हो या राज्य में जिनकी भी सरकारें, जिस तरीके से कई स्रोत ये बता रहे थे कि दूसरी लहर का सामना करना पड़ सकता है, कई ऐसे अस्पताल थे जो दिल्ली में बंद किए गए, देश के अलग अलग राज्यों में कई अस्थायी जो इंतजाम किए गए थे उनको रोक दिया गया। और साथ साथ ऑक्सीजन को लेकर के मैं इस बात से सहमत हूँ कि ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेकर के जो आज प्रश्न खड़े हो रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति अगर हुई होती तो पहले चरण में, दूसरे चरण की शुरुआती दौर में इतनी मौतें नहीं हुई। बड़ा सवाल क्या है, इस बात को हो सकता है एनडीए के हमारे जो दूसरे सहयोगी हैं उनको ये बात पसंद नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्रियों के बीच 1.5 दर्जन बार संवाद हुआ है। मुख्यमंत्री अक्सर कुछ और कहते हैं, उनकी पार्टी के प्रवक्ताओं की ओर से कुछ और बातें कही जाती। मुझे लगता है ये साहस होना चाहिए है कि आप जब पूर्वानुमान करते हैं ऑक्सीजन, औषधियों की उपलब्धता, साथ साथ अस्पतालों के आधारभूत संरचना को लेकर अगर आप आश्वस्त नहीं है और केंद्र जब ये संक्रामक बीमारी का मामला कंकरेंट लिस्ट में है, केंद्र की भी जवाबदेही, आपकी भी जवाबदेही है। निसंदेह ये संघीय ढांचे के अनुरूप सबों को इस पर बात करनी थी, ये केवल ब्लेम गेम का नहीं है। हाँ, तो आप ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार और जब राज्य की सरकारों में आपस में चर्चा हो रही थी तो जो सच्चाई लानी चाहिए थी वो नहीं लाई गई निश्चित राज्यों की तरफ से। ठीक है, उनियाल साहब जवाब दीजिए। जी, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ रूबिका, राजस्थान में 3 साल की बच्ची की पानी की कमी से मौत होना एडमिनिस्ट्रेशन की और चीफ मिनिस्टर की किसी की कोई कमी नहीं है, परंतु 6 परंतु अगर एक अस्पताल में, पारस अस्पताल में अगर किसी 22 पेशेंट्स की मौत होती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की इसलिए होती है क्योंकि एमबीबीएस सरकार ने करवाई थी उनको 20-25 साल पहले जब भी उन्होंने की थी, और उनकी
विकैरियस लायबिलिटी इसलिए बनती है क्योंकि बाकी सारे हॉस्पिटल्स को भी एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐसा ही निर्देश दिया था कि अरे भैया तुम भी अपनी ऑक्सीजन बंद कर दो, छटनी हो जाएगी। पर किसी हॉस्पिटल ने किया क्यों? क्योंकि हर एक स्टूडेंट की समझने की अपनी अपनी एक शक्ति होती है क्लास में बैठे हुए। ऐसे ही सारे हॉस्पिटल्स ने तो ऐसा नहीं किया। तो उस व्यक्ति ने, उस व्यक्ति के कारण पारस हॉस्पिटल में, जबकि पारस मणि जीवन प्रदान करती है, नाम पारस रखा हुआ था उस व्यक्ति ने, तो उसको बहुत सख्ती से लेना चाहिए। विकैरियस लायबिलिटी बनती है, उस पर संगीन मुकदमे जो है अभी तक लग गए हैं और सरकार को सील भी कर दिया गया है। परंतु राजस्थान के वो 6 साल की बच्ची का दर्द वो डिफरेंट तरीके से लिया जाता है। वेरी सरप्राइजिंग। देखिए, मैं 2 बातें कहूंगा। पहली बात कि 463 दिन 463 डेज हो चुके हैं इस पैंडेमिक को। अगर आज भी सरकार डे 0 पर खड़ी है वैक्सीन से प्लान को लेकर के, डे 0 पर खड़ी है कि हॉस्पिटल्स का नियंत्रण किस तरीके से होना चाहिए, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल हो। और जो आप बात कह रही थी मुख्यमंत्रियों का, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का बयान है कल के प्रधानमंत्री के स्पीच के बाद। मेनी स्टेट्स आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट, वी आर ग्रेटफुल टू प्राइम मिनिस्टर। ये बताइए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कब प्रधानमंत्री से कहा कि वैक्सीनेशन को लेकर दिक्कत हो रही है? उन्होंने ग्लोबल टेंडर किया। जब भारतीय जनता पार्टी के अपने मुख्यमंत्री अपनी ही सरकार से नहीं कह पा रहे हैं, तो ये कहना, जब 11 मुख्यमंत्रियों ने चिट्ठी लिखी थी, ये स्पष्ट है कि जब एक तरफ देश इस आपदा से लड़ रहा था, तो देश के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार मुख्यमंत्रियों से लड़ रही थी, जिसका खामियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ा। अंतिम बात कहूंगा कि जिस तरीके से इस सरकार ने इस चीज को भी जायज ठहरा दिया, इसके प्रवक्ताओं ने, कि देश में, कि गंगा में अगर लाशें बह रही थी या फिर लोग गंगा के किनारे लाशें मिल रही थी, तो इन्होंने कहा ये 2015 में भी होता था। जो इस तरह की झूठ को प्रचारित करते हैं, इससे स्पष्ट होता है कि सरकार की मंशा गलत है और इसी के बारे में हम इसकी आलोचना करते हैं। ओके, घनश्याम तिवारी जी, उनियाल साहब कह रहे हैं कि आपके कुछ फैक्ट्स गलत हैं। मैं 20 सेकंड में चाहती हूँ पता लगा दें कि कौन से फैक्ट्स गलत हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बताइए संजीव जी, उसके बाद अभिज्ञान आप करो। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर मैं 2-3 बातें करता हूं, जब भी कोई भी कदम सरकार पॉजिटिव उठाती है, सकारात्मक उठाती है, तो ये शुरू हो जाते हैं क्यों किया। आप देखिए, सबसे पहले इन्होंने शुरू किया कि 60 साल से ऊपर वाले लोगों को क्यों नहीं लगा। अरे भैया, अगर फ्रंटलाइन डॉक्टर्स को, वर्कर्स को, सफाई कर्मचारियों को नहीं लगता, तो आप सोचते कि फर्स्ट वेव और सेकंड वेव में कितने लोगों की मृत्यु कितने गुना ज्यादा बढ़ जाती। तो ये हमारे एक जबरदस्त जो डिसीजन था कि आपने सिर्फ फ्रंटलाइन वर्कर्स को ही वैक्सीन देना, ये कितना बढ़िया डिसीजन था। तीसरी बात, आपने वैक्सीन का निर्माण इतने जबरदस्त तरीके से किया। डीआरडीओ के साइंटिस्ट ने 2G दवा बना के आपको इतना ज्यादा एकदम रिलीफ दिलवाया। आप जब कोई भी कार्य आप कर लीजिए, इन्होंने आपको हमेशा आपकी टांग खींचनी है। इनका सिर्फ एक ही मकसद है, इसीलिए मार्जिनलाइज हो गए हैं, इसीलिए इनको इतना बड़ा बड़ा सिफर मिलता है, चाहे वो वेस्ट बंगाल में हो, चाहे केरला के इलेक्शंस में हो। ये भूल जाते हैं कि इनका रिप्रेजेंटेशन नहीं, तो फिर क्या करें संजीव साहब, आप कह रहे हैं सिर्फ तारीफ करें। ये टाइम तो वो है ना कि जब कोई कमी आ रही है, कोई कमी पेशी हो रही है, तो उसका जवाब, उसकी जवाबदेही तो मांगेगा। विपक्ष का काम क्या है? तो सरकार की कमी कहाँ है? वो सवाल तो पूछेगा ना। 22 लोग वैक्सीन को लेकर नहीं, ये अलग बात है। 22 लोग के मौत के पीछे संचालक की जिम्मेदारी इज अ डिफरेंट थिंग। वो टॉपिक अलग है, लेकिन अभी जो वैक्सीनेशन को लेकर चर्चा हो रही थी वो टॉपिक अलग है। अभिज्ञान, अपनी बात रखिए जल्दी से। हाँ, बिल्कुल संक्षिप्त में रख दूंगा, इसलिए क्योंकि हम जिस हिंदुस्तान से गुजर रहे हैं इस वक्त रूबिका, उसमें यह साबित हुआ है कि हमारे हेल्थ केयर को कितना बेहतर होने की जरूरत है। Absolutely. और साथ में ये भी स्पष्ट है कि वो बेहतरी जो है वो प्राइवेट पार्टिसिपेशन से होगी और सरकार का तो खैर बहुत बड़ा उसमें रोल होगा, योगदान होगा। इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए पारस की घटना को, जो कि बहुत ज्यादा शर्मनाक है हेल्थ केयर सिस्टम के रिफ्लेक्शन पर, उसको एक उदाहरण सेट करना पड़ेगा इसके बाद कि इस तरह की आपदाओं में जब लोग बेड और ऑक्सीजन के लिए परेशान घूम रहे हैं तो अस्पताल उनको कैसे ट्रीट करे, ऐसे ना ट्रीट करे। ये है सबसे बड़ा पॉइंट जिसका लेसन इतनी दर्दनाक घटना से लिया जा सकता है मेरे हिसाब से। ओके, डॉक्टर गुप्ता, पिछली बार भी अभिज्ञान जो बात कह रहे थे उसके बाद आप ही का रुख होना था, बिकॉज आप रिप्रेजेंट भी करते हैं, एक उस फ्रेटर्निटी को रिप्रेजेंट करते हैं कि सरकारी अस्पताल में जाने से डरते हैं कि वहाँ पर हालात पता नहीं बेड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हालात ठीक हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं तो भाई साहब कब 7 बजे आपकी ऑक्सीजन बंद कर दी जाए क्योंकि संचालक साहब का मूड हुआ पता लगाने का, मॉक ड्रिल करने का, मतलब फिर आदमी जाए तो जाए कहाँ?
देखिए, मैं अभिज्ञान जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। इसमें जितनी कड़ी कार्रवाई करी जाए उतनी कम है, जितना बड़ा इनको पनिशमेंट दिया है उतना कम है। एक एग्जाम्पल सेटअप करना चाहिए कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो सके। लेकिन मैं फिर बोलूंगा कि सारे हॉस्पिटल संचालक ऐसे नहीं है। ऐसे भी संचालक थे, मैं देख रहा था जहाँ की ऑक्सीजन कमी हो रही थी तो हॉस्पिटल के संचालक की सांस फूल रही थी। वो लोग कैसे अरेंज कर रहे थे? हम लोग अपने हॉस्पिटल से हमने सिलेंडर्स बांटे थे, दूसरों को पहुंचाया था। रात के 2-2 बजे डीएम, एसएसपी, कमिश्नर सारे मिलके बैठ जा रहे थे ऑक्सीजन प्लांट पे, सप्लाई दिलवा रहे थे। चीफ सेक्रेटरी मिलके सब मिलके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। तो ऐसा नहीं, सिस्टम सारा ठीक था, बट कहीं ना कहीं हर समुदाय में, हर कम्युनिटी में 1-2 लोग ऐसे होते हैं जो गलत होते हैं। उनको हमेशा निंदा उनकी करनी चाहिए, हमेशा उनको ऐसा कर देना चाहिए कि दोबारा कोई दूसरा हिम्मत ना कर सके। और दूसरी बात एक और बोलूंगा मैं, एक बात और बोलूंगा। हाँ ठीक है, पहले अपनी बात रखिए। इस महामारी में राजनीति करने की जरूरत नहीं है। हमें इस समय डिस्कशन ये करना चाहिए पक्ष और विपक्ष को कि तीसरी वेव को हम कैसे रोकें, कैसे हम वैक्सीन प्रोग्राम को बड़ा करें, कैसे हम हर घर में वैक्सीन पहुंचाएं, कैसे हम हर बच्चे को इनोकुलेट करें, सो दैट तीसरी वेव ना आए। अगर आए तो मिनिमम डेंट पड़े हमारे हेल्थ केयर सिस्टम पे। ऐसी दोबारा त्राहिमाम ये हो पाएगा कभी कि आप संजीव उनियाल और राजीव रंजन जी एक प्लेटफॉर्म पर होंगे कि किसी तरह बचाना है देश को? बाद में करेंगे। मैं डॉक्टर साहब की इस बात से और सार्वजनिक जीवन में होने के नाते अपना दिल पे हाथ रख के कहती हूँ, डिस्कशन बिल्कुल थर्ड वेव के लिए होना चाहिए। इस समय प्रीमैच्योर सेलिब्रेशन, अपनी पीठ थपथपा के सीना ठोक के हम तो जीत गए, बिल्कुल नहीं करना। और कुछ सरकारें ये गलतियां फिर से कर रही हैं, उसमें से उत्तर प्रदेश सरकार है। आप देश के सबसे पॉपुलर स्टेट हैं, आपने सिर्फ 35 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया। ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करिए, जान बचाइए। जो हमसे हो पा रहा है हमसे कहिए, हम करेंगे। लेकिन हमारे सुझावों को दरकिनार करके आप कैसे चलिएगा? और मैं एक बात भूमिका आपके माध्यम से जरूर सरकार को ये बोलना चाह रही हूँ कि वैक्सीनेशन की किल्लत क्यों हुई इस देश में। ये सबसे बड़ा निर्माता है दुनिया में वैक्सीनेशन का देश में। सर आप एक मिनट शांत हो जाइए। आप कैसे आ जाओगे? आपने जनवरी 2021 तक वेट किया वैक्सीन का ऑर्डर देने के लिए। आपने पूरे देश के लोगों ने दुत्कार दिया हर स्टेट से। आप कैसे आ जाओगे? वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स को ऑर्डर दिया आपने, उसके बाद सिर्फ एक फॉरेन मैन्युफैक्चरर को अभी तक अनुमति दी है, दूसरा कोई आया नहीं है। कहां से आएगी? 23 करोड़ लोगों को वैसे वैक्सीनेशन लग गया। आर्बिट्ररी और इरेशनल बोल रहा है। 23 करोड़ को नहीं लगा, 4 करोड़ वैसे वैक्सीनेशन लग गया। झूठ बोलना तो बंद कर दीजिए। झूठ बोलने से हम इस बीमारी से नहीं लड़ पाएंगे। ये वायरस है। 23 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन लग चुका है। वायरस से तो साथ मिलकर लड़िए। ये वैसे ही लग गया। अपने देश को हमेशा डिग्रेड करना, हमेशा प्रूफ मांगना, सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर हर चीज का प्रूफ मांगना, आपकी जो है वो वृत्ति बन गई है। और इसको आप मेंटेन रखिएगा। ये कारगर कर रहा है ये वाला कार्य आपका। अस्पतालों की आपकी ये वाली रणनीति बहुत अच्छा रिजल्ट आ रही है। आपकी जब व्यक्ति जो है कोई परीक्षा देता है तो उसकी परीक्षा परिणाम बताती है कि वो कितनी बढ़िया उसने मेहनत करी है। आपके जो एक पॉलिटिकल पार्टी का परीक्षा परिणाम, उसका रिजल्ट होता है कितने स्टेट में वो काम कर रहा है, कितने स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। इसी से पता लग रहा है, इसी से पता लग रहा है कि लोग किसके साथ हैं। आप इसी लाइन को पकड़े रखिए, इसी लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट को पकड़े रखिए। इससे बिल्कुल मत डगमगाइए। देश में हर व्यक्ति ने अपने आप इसी से मत डगमगाइए। देश पर हमेशा प्रश्न करिए, नई नई टूल किट पैदा करिए, सर्जिकल स्ट्राइक के प्रूफ मांगिए। उस टूल किट में आप देश को बदनाम करने का काम करिए और कहिए 23 करोड़ नहीं 2 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन लगा है। इस तरह की नेगेटिव बातें पूरे संसार में जाकर करिए। आपको संसार में ये डंका बजाइए जाके, पर पूरा संसार जानता है। फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला कि मोदी जी को दिखाने की जरूरत नहीं, अंगूठे बहुत काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इसलिए आप बोल पा रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा हूँ, परंतु मैं एक यहाँ से शुरू के नाते कह रहा हूँ, कृपा करके संजीव जी मैं यहाँ से शुरू मत करिए। सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। मैं यहाँ से शुरू हुई, देश को बदनाम मत करिए, और घूम के हुंकार में एंड में वहीं पहुँच गई। कितनी संवेदनशील, पता है ना कैसे पहुंची? भाई क्या कहा? अभी डॉक्टर गुप्ता ये कह रहे थे कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, तीसरी वेव को लेकर आपस में मिलकर काम करना चाहिए विपक्ष को और सरकार को। आप दोनों आज भी आपस में बैठकर चर्चा नहीं करना चाहते, एक दूसरे का चेहरा तक नहीं देखना चाहते, तो कैसे फिर देश जो है वो तीसरी छोड़िए दूसरी से निकल पाएगा?
और अब जरा वैष्णो देवी की खबर आप तक पहुंचा दूं। कटरा में मां वैष्णो देवी परिसर में आग लगी थी, उस पर काबू पा लिया गया है। वैष्णो देवी परिसर में शाम 4:30 बजे के करीब ही आग लगी थी, आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा। बताया जा रहा है कि आग भवन के कमरा नंबर 4 में लगी थी। आग की वजह शॉर्ट सर्किट को बताया जा रहा है। आग की वजह से किसी को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आग पर काबू पा लिया है, ये अच्छी खबर है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।